कुछ बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, कुछ बच्चे जो देर से बोलते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे मे बी वो डिले स्पीच के साथ हैं, उनके माइलस्टोन्स डिले हो गए हैं, हो सकता है उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो डिले हो गई है। और कुछ बच्चे तोतलापन होता है जुबान में, क्लियरनेस नहीं होती। तोतलापन और क्लैरिटी को हम इस तरह से कहते हैं कि तोतलापन बेसिकली आर्टिकुलेशन एरर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि स्पीच एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में अगर हम स्पीच को काउंट करते हैं या हम कहते हैं कि हमारा जो है वो न्यूरॉन्स का और मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, तो इसमें कहाँ पे फैक्टर आता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो इस चीज़ में फॉल कर जाते हैं। हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं जो हमें मूव करते हैं, जैसे हमारे लिप्स हो गया, हमारा टंग हो गया, हमारा लोअर जॉ हो गया, यूवेला हो गया, इस तरह से डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स हैं जिनके मूव करने से स्पीच में प्रोडक्शंस आती हैं, स्पीच प्रोड्यूस होती है, साउंड निकलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हो सकता है कि कॉमन इशू हो कि बच्चे माशाल्लाह हर घर में ही पाए जाते हैं, और कई बच्चे जो हैं जिन हकलाते हैं, कई में तोतलापन आ जाता है, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलना शुरू करते हैं। तो इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इस बीमारी को क्या कहते हैं? कि हम लोग यही समझते हैं कि अच्छा तोतलापन या हकलाहट एक ही चीज़ है, लेकिन इसको डिफरेंट इसके नाम है, इसके क्या नाम है, इनकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या कोई मेडिकेशंस हैं, क्या कोई थेरेपीज़ हैं, क्या कुछ ऐसा भी है कि हम घर बैठ के ही इसको ट्रीट किया जाए ताकि बच्चा जो है कुछ बेहतर हो सके, या क्या इसमें पेरेंट्स का भी एक मेजर हाथ हो सकता है? क्या वो निगलेक्ट करते हैं बच्चों को, जो बच्चे ये सब चीज़ों का शिकार होते हैं? इसी हवाले से हमारे साथ फाइका तारिक मौजूद है। आइए जानते हैं कि उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं और वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन पास आउट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, कुछ बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, कुछ बच्चे जो देर से बोलते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे मे बी वो डिले स्पीच के साथ हैं, उनके माइलस्टोन्स डिले हो गए हैं, हो सकता है उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो डिले हो गई है, हो सकता है उनके जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं। तो इससे डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है इस चीज़ के बारे में। और कुछ बच्चे तोतलापन होता है जुबान में, क्लियरनेस नहीं होती, क्लैरिटी। अच्छा, तोतलापन और क्लैरिटी को हम इस तरह से कहते हैं कि तोतलापन बेसिकली आर्टिकुलेशन एरर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि स्पीच एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें हमारे न्यूरॉन्स और हमारे मसल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, देन वी हैव टू स्पीक वर्ड्स, फिर हम प्रोडक्शन पे लेके आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में अगर हम स्पीच को काउंट करते हैं या हम कहते हैं कि हमारा जो है वो न्यूरॉन्स का और मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, तो इसमें कहाँ पे फैक्टर आता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो इस चीज़ में फॉल कर जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर स्पीच डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि तोतलापन है, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन एरर्स। हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं जो हमें मूव करते हैं, जैसे हमारे लिप्स हो गया, हमारा टंग हो गया, हमारा लोअर जॉ हो गया, यूवेला हो गया, इस तरह से डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स हैं जिनके मूव करने से स्पीच में प्रोडक्शंस आती हैं, स्पीच प्रोड्यूस होती है, साउंड निकलता है। अगर इनमें इशू आ जाए, जैसे कि किसी की टंग टाई हो जाए, टंग टाई लाइक इस तरह से जिससे हम कहते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट फेनुलम हो जाता है, टंग की जो है वो यहाँ से कट लग जाता है, या आपका अंदर यूवेला पे कट लग जाता है, या आपका कोई भी ऐसा इशू जिससे आप अपनी टंग को मूव। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, अगर आपके पैलेटल साउंड जो होते हैं हमारे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लिप्स में बाइलेबियल साउंड्स हो जाते हैं, जैसे कि ब, म, वो, प। ठीक है ना, क्योंकि लिप्स क्लॉज होंगे तो साउंड्स प्रोड्यूस होंगे। इसको हम फिर आर्टिकुलेशन एरर्स में आ जाते हैं, आर्टिकुलेटर्स में इशू आ गया ना, तो इनके लिए हम फिर उनको करवाते हैं एक्सरसाइजेस। लेकिन कट कैसे लग जाता है? कट बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, कट आपके बाय बर्थ होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है। विजिबल होता है? विजिबल होता है। बाजुकात आपके दोनों लिप्स पे कट होते हैं, बाजुकात आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कट होते हैं। ठीक है, तो वो बाय बर्थ होता है। और इसी तरह से जो आपके पैलेट पे कट होते हैं वो भी बाय बर्थ होता है। एक बिल्कुल स्लिट लाइक होता है, बहुत माइनर सा, मतलब इतना लाइक जैसे बिल्कुल एक लाइन से होती है, उस तरह से भी हो सकता है। आपके दोनों लिप्स पे भी हो सकता है, एक लिप पे भी हो सकता है, आपकी नेजल से ओरल तक भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट इसके जो है ना वो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। क्या कहते हैं और उसकी क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, अब हकलाना जो है वो डिफरेंट है, उसको बोलते हैं हम स्टैमरिंग।
अब स्टैमरिंग में क्या होता है, स्टैमरिंग में ये होता है कि बच्चा किसी इशू की वजह से, लाइक वो इशू हो सकता है साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, किसी स्ट्रेस में आके किसी डर की वजह से स्टैमरिंग स्टार्ट कर देता है, स्टैमर करता है, ठीक है, हकला के बोलते हैं, जैसे कि मम 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 मैंने ये करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम उनको देते हैं थेरेपीज, रिलैक्सेशन थेरेपीज, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, उनकी ऑरल मोटर एक्सरसाइजेस, प्रोलोंगेशंस, ठीक है, जितना जिस साउंड पे वो रुक रहा है या जिस साउंड में वो स्टैमर कर रहा है या जो साउंड उसको इरिटेट कर रहा है उस साउंड को उसने प्रोलॉन्ग कर देना है, ठीक है। जितना वो प्रोलॉन्ग करेगा उससे क्या होगा कि उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी रेस्पिरेशन का जो हमारा अमल है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हम हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि हम अच्छे से जो है वो बच्चा जो है अपनी बात को ईजी वे में और बहुत ही मतलब इंटेलिजिबल स्पीच के साथ जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, किस एज से सारे मसले शुरू होते हैं? क्या बाय बर्थ ही होते हैं या कुछ टाइम? अच्छा, देखिए मैंने आपको बताया कि टंग टाई, ठीक है, किसी भी एज में हो सकती है, बाय बर्थ भी हो सकती है। अगर आपके मसल्स जो हैं, आपको पता है मसल्स हैं, मसल्स में भी कैरी कर जाएं फिर भी हो सकता है। जो आपका ये है क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप है, ये आपका बाय बर्थ होता है और फिर इनको सर्जरी के साथ हम रिमूव करते हैं, ठीक है। सर्जरी के बाद फिर जो हमारे होते हैं डॉक्टर्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं स्पीच के लिए, देन हम उनको स्पीच में लेते हैं। आप लोग मेडिकेशन नहीं करते, सिर्फ थेरेपीज देते हैं? नहीं, हमारी प्रॉपर्ली जो है नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें मेडिकेशंस नहीं होती। हम ट्रीटमेंट्स इस तरह से करते हैं कि हम थेराप्यूटिकल प्लान्स कहते हैं, थेराप्यूटिकल इंटरवेंशंस होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं। डाइट प्लान भी देते हैं आप लोग? डाइट प्लान ऐसे इस तरह से कि अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटी के साथ है या ऑटिज्म के साथ है तो उसके लिए कि वो मीठा ना खाए ज़्यादा, वो जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक फूड यूज़ ना करे, इस तरह के जो है वो हम प्लान दे देते हैं। नॉर्मली कितने सेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं? फॉरवर्ड बच्चों की जो स्पीच थेरेपी आप लोग करवाते हैं, हकलाता है, तोतापन है या अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि स्टैमरिंग है, स्टैमरिंग की जो प्रोलोंगेशंस होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ होती है। 3 to 4 मंथ के बाद उसको समझ में आता है कि मैंने यहाँ पे स्टैमर नहीं करना है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इशू है ना कि उसने अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं जो हूँ वो कॉन्फिडेंशियली बोल नहीं सकता, मैं जब भी कहीं जाऊँगा तो मैं हकला के बोलूँगा। हमने उसको इस चीज़ से बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं उसकी कि हाँ यू कैन डू दिस, और एक जो है वो पूरा एक ग्रुप सेशंस होते हैं जहाँ पे उसको कहते हैं कि आपने प्रेजेंट करना है, आपने बताना है इस टॉपिक पे, आपने एक जो है वो डिबेट करनी है, हमारे साथ कम्युनिकेट करना है। देन फिर हम उसको इस चीज़ के लिए रेडी करते हैं कि वो जाके सोशल कम्युनिटी में जाके जो है वो प्रॉपरली अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। तो नॉर्मली किस एज से आप लोग सेशन जो है वो रिकमेंड करते हैं? ऑटिज्म में अगर देखा जाए तो सेशंस की जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमारे लिए होती है कि वो 3 years तक आ जाए, क्योंकि 3 years से पहले हम ऑटिज्म को डायग्नोज ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा जो है किसी और डिसेबिलिटी के साथ है, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है जिसको सुन नहीं रहा है, ठीक है ना, सुनने वाले जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस आ जाता है क्योंकि वो बाय बर्थ ही नहीं सुन रहा होता, तो फिर उसकी थेरेपी हम फौरन से स्टार्ट करते हैं, मतलब 2.5 में या अप्रोक्सीमेटली 3 years तक। वैसे जो एक होता है कि आपने कब करनी है, या मतलब कि जो आपका बुक में आपका है प्रॉपर्ली जो हमें अप्लाई करना होता है एज अ थेरेपिस्ट होता है, वो 3 years का टाइम होता है। उससे पहले अगर कोई पेरेंट करवा ले तो वो अर्ली इंटरवेंशन में चला जाता है कि मतलब आपको पता है कि आपका बच्चा इस चीज़ में फॉल कर रहा है, और अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो आप 2.5 में भी हम ले लेते हैं, 2 years में भी ले लेते हैं। मुश्किल नहीं हो जाता बच्चों को उस तरह संभालना? बिल्कुल होता है। देखिए अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, जैसे कि मेरे पास एक केस था, 2 year का बच्चा था, 2 साल का। अब वो बच्चा इतना छोटा है कि अपनी मदर के बगैर नहीं बैठ सकता, तो सेशन में मैं उसकी मामा के साथ बिठाती थी, क्योंकि हमने पेरेंट को गाइड करना होता है प्रॉपर्ली कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अब उसके साथ सिर्फ हम प्ले थेरेपी कर सकते हैं। प्ले थेरेपी जो है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि उसने अभी स्टार्ट करना है, उसने भी बाइलेबियल साउंड्स पे आना है, उसने भी वोवल साउंड्स पे आने हैं, उसने भी इन्वायरमेंटल साउंड्स को देखना है, उसने अभी जो है वेजिटेटिव साउंड्स को देखना है। इन सब साउंड्स के बाद ही वो प्रॉपर एक वर्ड पे आ सकता है। प्ले थेरेपी में क्या आप लोग साउंड करवाते हैं उसको? राइम्स के साथ, ठीक है, जैसे कि राइम्स हैं, जैसा कि कोई भी सॉन्ग जो जिस पे वो रिस्पॉन्स कर सकता है, जैसा कि हम कहें कि
कोई टॉय है जिसको बहुत पसंद है, उसका म्यूजिक पसंद है, उसकी म्यूजिक की टोन को आप यूज कर लो, ठीक है, जैसे ला 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 ला, कुछ भी ऐसा साउंड जो उसको इफेक्टिव हो रहा है, जिसको वो पिक कर रहा है, तो वहीं से आपने थेरेपी स्टार्ट करवा लेनी है। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं और वो किसी थेरेपिस्ट को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो घर में कौन सी ऐसी थेरेपीज जो है वो करवा सकते हैं जिससे उनका बच्चा थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए? अच्छा, ऐसा है कि अगर आप लोग अफोर्डेबल नहीं हैं या आप लोग किसी भी जो है वो थेराप्यूटिकल इंटरवेंशंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो ये होती है कि आप जो है ऑनलाइन सेशंस की रिकमेंडेशंस करें। अगर आपके पास वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है या आप नहीं कर सकते हो, तो गाइडलाइन ये होती है कि आप अपने बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बच्चा ऑटिज्म के साथ है, मैं स्पेस में तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं ना, मैं ऑटिज्म को ले लेती हूँ, तब आपने उसको सबसे पहले कि आपने उसको इंगेज करना है कि वो बोले, ठीक है। कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना बोलने पे। जब आप बच्चे को फोर्सफुली बुलवाते हो ना, तो वो डेफिनेटली नहीं कम्युनिकेट कर पाता। तो आपने बहुत प्लेली, बहुत हैप्पीली, किसी भी स्टेज पे कहीं से भी आपने थेरेपी स्टार्ट करवा लेनी है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा बैठ के ही सेशंस करे, वो चेयर पे बैठा है तभी आपने उसको थेरेपी देनी है। अगर वो बच्चा खेल रहा है, उसका कोई टॉय फेवरेट है, आप उसको यूज़ करो, उसके साथ थेरेपी स्टार्ट करवा दो। अगर आपका बच्चा आपके साथ एसोसिएट है, तो आप खुद, मदर जो होती है ना, वो बेसिकली खुद एक थेरेपिस्ट होती है। तो मदर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे। अगर आपका बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो आप उसको कभी भी निगलेक्ट ना करो। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आप कभी उसको ये ना कहो कि तुमने नहीं बोलना, या तुम चुप हो जाओ, या मैं नहीं सुन रही, या मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आप लोग करते हो बच्चों के साथ, फिर बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो आइसोलेट हो जाते हैं, कम्युनिकेट करने से डर जाते हैं, फिर वो बिल्कुल ही सोशल एंजाइटी में चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, यकीनन फाइका ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें पास आउट की हैं। आपको भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा ये प्रोग्राम देख के। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही रोज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।